नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। ऑर्गेनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। फलों की खेती के लिए ग्राफ्टिंग विधि बेहतर। बारिश कम होने से तिल की हुई अच्छी पैदावार। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए आगे आए CSIR और नाबार्ड बैंक। और प्याज की कल्याणपुर लाल गोल किस्म देगी ज्यादा मुनाफा। अब समाचार विस्तार से। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भूमि में जहां पानी और उपजाऊ तत्वों की भरपूर मात्रा है, उन राज्यों को ऑर्गेनिक खेती के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 1 लाख गांवों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज खेती में बागवानी, डेयरी उद्योग, मछली पालन और पशुपालन भी शामिल हैं। सरकार इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इस संबंध में आवश्यक अनुसंधान और विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि फल और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए सरकार कोल्ड चेन डेवलपमेंट, ग्रामीण भंडारण और मंडी अधिनियम को समाप्त करने पर जोर दे रही है। फलों की खेती के लिए ग्राफ्टिंग विधि के इस्तेमाल से हम कम समय में फल के पेड़ों को तैयार कर सकते हैं। ये कहना है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बागवानी वैज्ञानिक डॉक्टर KL चड्ढा का। वैज्ञानिकों ने बताया, हमारे पास ऐसे कई फल हैं जिन्हें कम समय में उगाया जाता है। अगर हम उन्नत तकनीक से बागवानी करें तो अच्छी कमाई की जा सकती है। उन्नत तकनीक के प्रयोग के बिना हम किसी भी फसल को विकसित करना और बढ़ावा देना संभव नहीं। नई तकनीकों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, पेड़ को कम समय में तैयार करने के लिए ग्राफ्टिंग और रूट स्टक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि हम उसे फल देने वाली अवस्था से 2-3 साल पहले ही तैयार कर लें। इस वर्ष कम बारिश होने से तिल की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन ज्यादातर किसान अपनी तिल अभी मंडियों में बेचने के बजाय उसका भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि सकट और मकर संक्रांति त्योहारों से पहले बाजार में तिल का भाव बढ़ेगा। लखनऊ के दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर दूर रायबरेली के अलीपुर अहिमा गांव के किसानों के मुताबिक तिल कम पानी की फसल है। इस वर्ष बारिश कम होने से तिल का उत्पादन पिछले साल से अच्छा मिला है। तिलहन के इस फसल वर्ष के उत्पादन के आंकड़े अभी नहीं आए हैं। हालांकि भारत में तिलहन के निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था भारतीय तिलहन और उपज निर्यात संवर्धन परिषद के साल 2012 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 में पूरे भारत में करीब 1,40,00,000 हेक्टेयर तिल के रकबे से करीब 2,71,138 मीट्रिक टन तिल का उत्पादन हुआ था। बता दें कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा तिल निर्यातक देश है और राजस्थान देश की सबसे बड़ी तिल की मंडी। इसमें उत्तर प्रदेश में 4 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि पर तिल बोई गई थी, जिससे करीब 76,205 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष प्रदेश में तिल का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से अधिक रहने की उम्मीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश में हरदोई, कानपुर, रायबरेली, आगरा, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में तिल उगाई जाती है। तिल ज्यादातर सूखे क्षेत्रों में उगाई जाती है, जहां कम वर्षा होती है और मानसून अमूमन शुष्क रहता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लखनऊ द्वारा पूर्वांचल से कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मेंथॉल मिंट की खेती की जानकारियां और सहायता मुहैया करा रही है। CSIR यानी केंद्रीय औषधि एवं पौधा संस्थान लखनऊ द्वारा स्थानीय सहयोगी संस्था पूर्वांचल खेती केंद्र गोरखपुर के सहयोग से आसवन इकाई की स्थापना, अनुरक्षण, मेंथॉल ऑयल का विपणन और पौध सामग्री का वितरण एक सार्थक प्रयास है। इससे मेंथॉल मिंट की खेती और खस की खेती अपनाने से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। नई उन्नत किस्में किसान भाइयों को खेती में अच्छा मुनाफा देती हैं, यानी किसान भाई नई नई किस्मों को अपनाकर अपनी खेती को और मुनाफे वाली खेती बना सकते हैं। किसान भाई यदि प्याज की कल्याणपुर लाल गोल किस्म लगाते हैं तो प्याज की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस किस्म की रोपाई जनवरी तक कर सकते हैं, लेकिन विलंब से रोपाई करने पर पैदावार में गिरावट के आसार होते हैं। किसान भाई इस किस्म की रोपाई से पूर्व 100:60:60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से NPK का प्रयोग करें।
आधी नत्रजन रोपाई से पहले और बाकी शेष नत्रजन 2 बार रोपाई के 45 से 75 दिन बाद खड़ी फसल में डालें। खेती किसानी में तकनीक का बहुत महत्व होता है। किसान भाई, अगर आप अच्छी तकनीकों का सहारा लेकर खेती करें तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों की कीमतें आसमान छू रही हैं। फसलों के द्वारा भूमि से लिए जाने वाले प्राथमिक मुख्य पोषक तत्वों यानी नत्रजन, फॉस्फेट, पोटाश में से नत्रजन का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, क्योंकि इस तत्व की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। किसान भाइयों, अच्छी खेती करने के लिए मृदा का संतुलन इस प्रकार करें कि फसल की भूख के अनुसार फसल को आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहे और संबंधित फसल की वांछित उपज भी मिले और मृदा भी सुरक्षित रहे। इसके लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करें। धान और गेहूं की फसल में ढेंचे की हरी खाद का प्रयोग करें। फसल चक्र में परिवर्तन करें। आवश्यकता अनुसार उपलब्धता के आधार पर गोबर तथा कूड़े करकट का प्रयोग कर कंपोस्ट बनाई जाए। अगर किसान भाई आप इस तरह की तकनीकों को अपनाकर खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप उन्नत खेती करने में सफल हो सकते हैं। कृषि सलाह में आइए आपको बताते हैं दिसंबर माह के प्रमुख कार्य। मटर में बुआई के 35 से 40 दिनों पर सिंचाई करें। सरसों में बुआई के 55 से 65 दिन बाद फूल निकलने की अवस्था में दूसरी सिंचाई करें। आलू में जरूरत के मुताबिक 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, इस मौसम में पशुओं को ठंड से बचाए रखना बहुत जरूरी है। पशुओं को हरे चारे के अलावा दाना अवश्य खिलाएं। पशुओं को जिगर के कीड़ों की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवाएं जरूर पिलाएं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। इलाहाबाद की मंडी में 1570 रुपए, इटावा की मंडी में 1430 रुपए, कानपुर की मंडी में 1555 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1455 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अगर बात सरसों के भावों की करें तो इलाहाबाद की मंडी में 3475 रुपए, इटावा की मंडी में 3280 रुपए, कानपुर की मंडी में 2820 रुपए और रायबरेली की मंडी में 3140 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल के भावों को देखें तो इलाहाबाद की मंडी में 2045 रुपए, इटावा की मंडी में 2110 रुपए, कानपुर की मंडी में 2160 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1985 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज इलाहाबाद की मंडी में 1535 रुपए, इटावा की मंडी में 1400 रुपए, कानपुर की मंडी में 1660 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू के भाव को देखें तो इलाहाबाद की मंडी में 1760 रुपए, इटावा की मंडी में 1890 रुपए, कानपुर की मंडी में 1890 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1660 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नज़र टमाटर की औसत कीमतों पर भी। इलाहाबाद की मंडी में 800 रुपए, इटावा की मंडी में 830 रुपए, कानपुर की मंडी में भी 830 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1260 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, दलहनी फसलें हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ओर जहां ये हमें खाने के लिए प्रोटीन युक्त दालें प्रदान करती हैं और वहीं दूसरी ओर हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती हैं। लेकिन इन फसलों को रोग मुक्त रखना, कीट मुक्त रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं दलहनी फसलों में लगने वाले रोग, कीट एवं बचाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं चंद्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के सह प्राध्यापक डॉक्टर वेद रत्न जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस मौसम में हमारी दलहनी फसलों में किस तरह के रोग हो सकते हैं और कौन कौन से कीट लग सकते हैं। तो सुनील भैया, ऐसा है कि हमारी जो फसलें हैं, दलहनी फसलें प्रमुख रूप से इस समय खरीफ में बोई गई फसल अरहर की खड़ी हुई है और इस समय रबी के मौसम में चना, मटर, मसूर, 3 तरह की ये मिला के कुल मिला के 4 फसलें, दलहनी फसलें हमारे खेतों में हैं। जहाँ तक इसमें लगने वाले रोग और कीट की बात है तो इसमें एक रोग ऐसा है, उकठा रोग, जो कि सभी प्रकार की दलहनी फसलों में प्रमुख रूप से लगता है और समय से अगर इसका रोकथाम या बचाव न किया जाए तो निश्चित रूप से इससे बहुत नुकसान होता है। अब जो इस समय फसल खड़ी हुई है, विशेष करके चना, इसमें जो है जो दूसरी बीमारी लगती है उसको कहते हैं ड्राई रूट राट या शुष्क जड़ विगलन, एक बीमारी ये लगती है। और जो हमारी मटर की फसल है, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे हम चूर्णिल आसिता कहते हैं, उकठा के साथ साथ चूर्णिल आसिता बीमारी भी लगती है। और जो मसूर है, इसमें उकठा की बीमारी विशेष रूप से लगती है। जहाँ तक कीड़ों की बात है तो इसमें अरहर में या जो भी हमारी दलहनी फसलें हैं उसमें एक तो फली भेदक और दूसरा जो है उसमें मटर में विशेष करके पत्ती लपेटक कीड़ा लगता है और चना में जो है कटुआ नामक कीड़ा लगता है। इनकी रोकथाम करना बहुत आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने रोगों की बात की और कहा उकठा बहुत दलहनी फसलों में लगता है, तो उकठा की क्या पहचान है और इससे कैसे बचा जा सकता है? सुनील भैया, ऐसा है कि बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर इस रोग की पहचान नहीं होगी तो हम उससे बचाव भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी पहचान की बात है तो उकठा नामक की बीमारी जो है ये जब बीज का जमाव होता है तब से लेकर के और फसल की परिपक्व अवस्था आने के तक कभी भी ये लग सकता है। तो इसकी जहाँ तक पहचान की बात है, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं, ऊपरी पत्तियाँ होती हैं, पहले वो पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे सूख जाती हैं और ये प्रक्रिया जो है
पौधे के ऊपरी भाग से नीचे तक फैलती हुई चली जाती है और अंत में पूरा पौधा सूख जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि विशेष करके जैसे अरहर की फसल है या चना की फसल है, इसमें आधा पौधा सूख जाता है और आधा पौधा जो है स्वस्थ बना रह जाता है, उसमें दाने आती हैं। इसको हम बोलते हैं कि पार्शियल उठा, यानी थोड़े भाग में आता है उठा और थोड़े में नहीं आता है। तो इसकी एक तो पहचान ये होगी। दूसरा, अगर खेत में हमारे किसान भाई खड़ी फसल में इसकी पहचान करना चाहें तो इस तरह के जो सूखे पौधे हैं अगर उनको जड़ सहित उखाड़ लें और उखाड़ने के बाद अगर उसको बीचों बीच से फाड़ कर देखें तो उसके जो जड़ और तना है बीच में गहरे भूरे या काले रंग की अगर उसमें लाइन दिखाई देती है तो खेत में इसकी पक्की पहचान इससे हो जाती है कि उकठा नामक बीमारी लगी हुई है। इसकी पहचान तो ये हो गई। अब जहाँ तक इससे बचाव की बात है तो पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, चाहे अरहर, चना, मटर, मसूर जो भी हैं, जो रोग रोधी प्रजातियां हैं, उनका बुआई के लिए प्रयोग करें और बुआई के पहले उसका बीज शोधन अवश्य करें। विशेष करके दलहनी फसलों में बीज शोधन के लिए FIR पद्धति, यानी पहले फफूंदनाशी से, फिर कीटनाशी से और फिर उस फसल विशेष का राइजोबियम जो कल्चर जो होता है उससे शोधित करने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। दूसरा ध्यान इसमें रखना चाहिए, चूँकि ये बीमारी जो है इसका जो फफूंद है वो ज़मीन में रहता है, इसलिए भूमि को भी शोधित करना आवश्यक होता है और इसके लिए ट्राइकोडर्मा नामक जो जैविक फफूंदनाशी है इसकी 2.5 किलोग्राम मात्रा लेकर के सड़े हुए गोबर की खाद में 60-65 किलोग्राम खाद में मिला करके 1 सप्ताह के लिए छोड़ दें तो ये ट्राइकोडर्मा पूरी खाद में फैल जाएगा और इतनी मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय अगर उसमें मिला दें तो उकठा नामक जो बीमारी है इससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक शुष्क जड़ विलगन रोग भी बताया और इसके क्या लक्षण हैं और क्या निदान है? सुनील भैया, ऐसा है जो हमने अभी ड्राई रूट राट या शुष्क जड़ विगलन रोग जो है ये भी आरंभिक अवस्था में आता है, विशेष करके चना में लगता है। तो इसकी अगर पौधे को आप उखाड़ कर देखेंगे तो उसकी जो महीन महीन जो जड़ें होती हैं वो जो है टूट जाती हैं और पौधे को जब निकालते हैं तो पूरी जड़ बाहर से नहीं आती है और इस तरह से प्रकोपित होने वाला पौधा बाद में पूरी तरह से सूख जाता है। तो इसके भी बचाव के लिए कि जैसा कि अभी हमने ट्राइकोडर्मा की बात किया है, अगर उसको हम खेत में मिला देते हैं तो ये भी चूँकि फफूंद ज़मीन से आती है, मिला देते हैं और बीज को शोधित करके बोते हैं तो इस बीमारी से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मटर में पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग हो जाता है तो इससे कैसे हमारे किसान भाई से बचा सकते हैं फसल को? सुनील भैया, ऐसा है जहाँ तक पाउडरी मिल्ड्यू या जिसको हिंदी में हमारे किसान भाई चूर्णिल आसिता या कहीं कहीं दहिया रोग के नाम से भी इसको जानते हैं, इसमें देखते हैं कि कभी कभी जब तापक्रम थोड़ा सा ज़्यादा होता है और मौसम में नमी होती है तो इस बीमारी का प्रकोप शुरू हो जाता है। और इसकी पहचान ये है कि जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपरी सतह पर सफ़ेद सफ़ेद जैसे पाउडर कोई छिड़क दे इस तरह से छोटे छोटे धब्बे बनते हैं पाउडर जैसे, और धीरे धीरे ये पूरी पत्ती को घेर लेते हैं, तने को घेर लेते हैं, फलियां होती हैं उसको घेर लेते हैं और जिसका प्रभाव सीधे जो हमारी उपज है फसल की उसके ऊपर पड़ता है। तो एक तो इसका लक्षण है। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए कि घुलनशील गंधक आती है। एक तो बहुत सारी अब ऐसी प्रजातियां विकसित कर दी हैं वैज्ञानिकों ने कि अगर हम उनका प्रयोग करें तो उसमें रोग कम लगता है। तो पहली बात तो ये कि जो रोग प्रतिरोधी प्रजातियां हैं, उन्नतशील प्रजातियां हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। और फिर भी अगर रोग लग जाता है तो उसमें जो है घुलनशील गंधक 3 किलोग्राम गंधक 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या डाइनोकैप एक दवा आती है, इसकी 1 से 1.5 लीटर मात्रा घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें तो जो दहिया नामक बीमारी है इससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात थी रोगों की। अब बात करते हैं कीट की। जैसे आपने बताया कि जो चना मटर में फली वेदक से बहुत नुकसान होता है, तो हमारे किसान भाई इससे कैसे बच सकते हैं? भैया सुनील भैया, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दलहनी फसलों में बीमारी में उकठा और कीड़ों में जो फली बेधक जिसको पार्ट बोरर कहते हैं, अगर इनसे अपनी फसल को बचा ले जाएं तो ये समझिए कि लगभग 70-80% रूप से निश्चिंतता हो गई कि कीड़ों और बीमारियों से आपने फसल को बचा लिया। जहाँ तक जो फली बेधक जिसको पार्ट बोरर कहते हैं, ये पॉलीफेगस कीड़ा है, यानी ये हमारी जितनी भी दलहनी फसलें हैं बल्कि और फसलों में भी इसका संक्रमण ये अटैक होता है।
तो इसकी पहचान ये होती है कि जो हमारी फली है उसके अंदर ये कीड़ा जो है, जो पॉट बोरर है, ये घुस जाता है और घुस के दाने को, फली के अंदर दाने को खा के पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। इसको किसान भाई हमारे अगर खेत में देखेंगे तो चाहे चना हो, चाहे मटर हो, चाहे अरहर हो, सब में जो है ये लटका हुआ दिखाई देता है। अब भैया जहाँ तक इसके रोकथाम की बात है तो इसके रोकथाम करने के लिए कई तरीके हैं। जैसा कि अब ऐसा जहाँ तक रसायनों की बात है तो रसायनों का प्रयोग हमें उस स्तर पर आके करना चाहिए जब हमारे पास और कोई विधि ना हो, कोई विकल्प ना हो और ज़्यादा संक्रमण हो गया हो, ज़्यादा प्रकोप हो गया हो, तभी हमें रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तो भैया इसके लिए क्या करना चाहिए कि पहले तो गर्मी के दिनों में जो खेत में खरपतवार हो, घास फूस हो, उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनके अंडे जो है उन्हीं खरपतवारों के अंदर रहते हैं। दूसरा ध्यान ये देना चाहिए कि जब खेत में हम बुआई करने चलें तो बुआई करने के बाद इसमें जब फसल हमारी बड़ी होने लगती है तो इसमें एक प्रकार का फेरोमोन ट्रैप हम लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसके में क्या होता है कि जो मादा कीट होती है उसकी गंध जो है उसमें लगा दिया जाता है, ल्योर एक आता है, और उसमें जो है क्या जो नर कीड़ा होता है उसकी तरफ आकर्षित होकर के आता है और उसी जो ट्रैप है उसी के अंदर फंस करके गिर जाता है। इसके अलावा हम उसमें जो है लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं कि अगर हम रात में वहाँ पर उजाला कर दें और नीचे जो है किसी बर्तन में पानी भर करके उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें तो ये कीड़े आते हैं और उसी लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ आकर्षित होकर के, जिसको प्रकाश प्रपंच कहते हैं, उसमें गिर करके मर जाते हैं। इन सब के अलावा अगर न बचत हो, नहीं रोक पाए हैं तो हमें रसायनों का प्रयोग करना चाहिए और इसके लिए एंडोसा कार्ब नामक एक दवा आती है जिसकी 250 मिलीलीटर मात्रा लेकर के अगर हम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, ये नहीं हो पावे तो हमें उसमें जो है किसी अन्य दवाओं का, जैसे डाईमेथोएट है या मोनोक्रोटोफास 36 सीसी की आती है, इसकी 1 से 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव करें तो फली बेधक से अपने कीट को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।